हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। ये इकोनॉमी के अंदर पार्ट 3 चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको फिस्कल पॉलिसी और टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी और प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नो वेरी वेल। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो बजट के ऊपर डाल चुकी हूँ जब हमारा इंटरिम बजट आया था इस ईयर का। तो अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बजट क्या होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द मेंशन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके अंडर, आर्टिकल 112 के अंतर्गत। और ये जो बजट टर्म है ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, वी ऑल नो वेरी वेल, कि जहाँ पर जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं पैसे की और जितने भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट जितना पैसा प्राप्त करती है, जितनी मनी टैक्सेस के थ्रू या फिर आपके बहुत सारे नॉन टैक्स के थ्रू, तो ये जितना भी रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है और उसको फिर गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंड करती है, तो ये उसी का स्टेटमेंट होता है आपका बजट। तो जैसे ये एक फाइनेंशियल ईयर में होता है और ये फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक नहीं, बल्कि आप सभी जानते होंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बजट में क्या क्या होता है, सबसे पहले एस्टिमेट्स ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि रिवेन्यू कितना आया है, और कैपिटल रिसिप्ट यानी कि हमें कैपिटल कितनी प्राप्त हुई है, तो जो भी हमें रिसीव हुआ है उसका एस्टिमेशन। इसके बाद है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किया गया है, और वेज एंड मीन्स टू रेज द रिवेन्यू, और रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या तरीके और क्या क्या रास्ते अपनाए गए हैं, और टैक्सेशन प्रपोजल्स, और जो आपके जेक्स एटसेट्रा एंड मैनी मोर, और जो भी आपके टैक्सेशन के प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बारे में आप बजट में बताया जाता है। अब देखिए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडर आर्टिकल 112, देखिए आर्टिकल 112 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द बजट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो प्रेसिडेंट है वो बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बजट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाने से पहले एक बार प्रेसिडेंट बजट को इंश्योर करे, समझे और पता लगे कि बजट किस तरीके का है और क्या है। आर्टिकल 113 कहता है, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती है तो कोई भी डिमांड नहीं होगी ग्रांट की, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी धन नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 114 क्या कहता है, नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाई लॉ, कि जब तक किसी लॉ के द्वारा अप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता, कोई लॉ नहीं बनाया जाता, तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी नहीं निकाली जा सकती। सिर्फ किसके अलावा, सिर्फ एप्रोप्रिएशन जो बनाया गया है लॉ के द्वारा, यानी कि जैसे किसी को सैलरी प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट में सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजट पैसा निकाला जाता है। नो मनी विल इम्पोजिंग टैक्स, कोई भी मनी विल टैक्स, नो मनी विल इम्पोजिंग टैक्स फाइनेंस विल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सच ए बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो मनी विल होता है जो टैक्स को इम्पोज करता है, जैसे कि फाइनेंस बिल जहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, जैसे हमारे ये फाइनेंस बिल होता है, तो वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर, और ये जो बिल है वो राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता। याद रखिएगा, जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 कहता है कोई भी टैक्स को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही लिवाइड और कलेक्ट करती है, और कोई भी लॉ या कोई भी अथॉरिटी नहीं लिवाई कर सकती। आर्टिकल 112,
आर्टिकल 112 कहता है कि जो बजट है शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। जो बजट है वो रेवेन्यू अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर होता है और जो अदर एक्सपेंडिचर होते हैं उनको अलग करता है। यानी कि जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हैं और एक जो रेवेन्यू अकाउंट होता है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उनको अलग अलग कर देता है, डिस्टिंग्विश करता है। और नंबर 7, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज नॉन वोटेबल एंड द एक्सपेंडिचर मेड वोटेबल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है वो क्या सेपरेट करता है, वो करता है जो नॉन वोटेबल और जो वोटेबल जो एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनको वो सेपरेट कर देता है। इन्हें हम आगे समझेंगे। तो देखिए हम समझते हैं हाउस, ये है लोकसभा और राज्यसभा, ये है मनी बिल, फाइनेंस या अप्रोप्रिएशन बिल इनको कहते हैं, और ये है डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो जो लोकसभा में मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। नहीं, इसमें जो राज्यसभा रिकमेंडेशन देता है या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे रिजेक्ट ही कर सकते हैं। और जो इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स है इसमें वोटिंग पावर होती है, एक्सक्लूसिव वोटिंग पावर इसको दी जाती हैं। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा इसमें अगर ये बिल जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर इस बिल को लौटाना होता है, और इस बिल को वो रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते, और राज्यसभा को इसमें कोई भी वोटिंग पावर नहीं दी गई है। तो ये है मनी बिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, कि इंडिया में बजटिंग प्रोसेस क्या क्या है। तो देखिए बजट फॉर्मुलेशन, सबसे पहले बजट किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर बजट का इनेक्टमेंट, बजट किस तरीके से इनेक्ट किया जाता है, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है इंडिया में, और बजट की मॉनिटरिंग कैसे होती है, ये होती है बजट प्रोसेस। तो फर्स्टली बजट फॉर्मुलेशन, बजट इनेक्टमेंट, बजट इम्प्लीमेंटेशन एंड बजट मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट फॉर्मुलेशन के बारे में। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है बजट के फॉर्मुलेशन के लिए, कि ये बजट को फॉर्मुलेट करेंगे, बजट का आइडिया और बजट किस तरीके से बनाया जाएगा ये उस सबको देखेंगे। तो बजट सर्कुलर जो होता है वो इश्यूड टू द यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट्स। जो बजट सर्कुलर होता है कहाँ इश्यू होता है, वो इश्यू किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट में, जिसमें सारी डिटेल होती है और सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं बजट एस्टिमेट के इन स्टेटमेंट्स रिलेटेड, यानी कि कितना रिवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसकी पूरी स्टेटमेंट, उसका पूरा सर्कुलर यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में सबसे पहले सर्कुलर किया जाता है। इसके बाद मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 4 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स व्हाइल प्रेजेंटिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो मिनिस्ट्री हैं और जो डिपार्टमेंट हैं वो सबसे पहले 4 टाइप के एस्टिमेशन प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ग्रांट्स की डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम बजट 2014 और 2015 का अगर देखें तो 1 फरवरी 2024 को क्या क्या कंसिस्ट किया गया था, ये था बजट एस्टिमेट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में क्या बजट एस्टिमेट होगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा था यानी कि 23 से 24 में, तो उसमें क्या आपका एस्टिमेट हुआ था उसको रिवाइज किया जाता है। बजट एस्टिमेट जो होता है करंट फाइनेंशियल ईयर का वो आपको बताया जाता है, और एक्चुअल एस्टिमेट जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल एस्टिमेट कितना आया था ये इसमें बताया जाता है। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है इसमें बजट एस्टिमेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बजट क्या रहेगा, और 2023 से 24 में क्या बजट रहा था, और 2023 से 24 में जो बजट रहा था मतलब प्रेजेंट जो बजट था उसके बारे में, और एक्चुअल एस्टिमेट क्या था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। ये आपका 4 तरीके की ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए आपका एस्टिमेट रखा जाता है। इसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है हम सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए आर्टिकल 113 कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात करता है।
इसमें जितनी भी चार्ज्ड और बोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं। बीइंग ए ग्रांट इट इज़ नॉट रिपेड बाय द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ये ग्रांट होती है, ये रीपे नहीं की जाती किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से, यानी कि जो धन अगर निकल गया, जो राशि, तो उसको दोबारा से नहीं प्राप्त किया जाता। जो लार्ज मिनिस्ट्री होती हैं वो मल्टीपल डिमांड रख सकती हैं ग्रांट की। टोटल 102 डिमांड है ग्रांट्स के लिए। कितनी? 102 डिमांड, यानी कि इसमें कुछ मिनिस्ट्री, कुछ यूनियन ये कुछ ऐसी डिमांड रखती हैं ग्रांट की कि उनको वो धन प्रदान किया जाए ताकि वो कुछ अच्छी पॉलिसीज बना पाएँ और ये धन आपका दोबारा से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बजट इनेक्टमेंट के बारे में। तो बजट को इनेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे बनाया जाता है। तो बजट का जो प्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में उस फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में आता है। वी ऑल नो कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बजट के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। जनरल डिस्कशन बजट पर किस दिन होता है? ये होता है, एक स्पीकर इस दिन को अपॉइंट करता है कि ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि किस दिन बजट को जनरल डिस्कशन बजट के बारे में किया जाए। बोथ द हाउस जो होते हैं, यानी कि दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो बजट को डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई भी मोशन या नहीं मूव किया जाता हाउस की वोटिंग के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर को सभी डिस्कशन का रिप्लाई देने का राइट होता है। और जो स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, स्क्रूटनी जो होती है वो स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते हैं और कंसर्न मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उसके थ्रू होती हैं। और DRSC रिपोर्ट्स होती हैं, एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। ये जो आपकी स्क्रूटनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती। और वोटिंग फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ बजट। और जो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो वोटिंग होती है ये आपकी वोटेबल पार्ट होती है बजट की, यानी कि इसके लिए वोट दिया जाता है कि कितनी मिनिस्ट्री को कितना धन मिलेगा। और हर एक डिमांड के लिए हर एक वोट अलग होती है, अलग टाइप से वोटिंग की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ एनी डिमांड मेंबर कैन मूव एनी ऑफ द कट मोशन। कि अगर जब डिमांड के लिए डिस्कशन किया जाता है तो जो मेंबर्स हैं वो कट मोशन मूव कर सकते हैं। पॉलिसी उसमें कटिंग की जा सकती है, इकोनॉमी कट की जा सकती है, या टोकन कट मोशन हो सकता है, यानी कि कुछ मनी भी आपकी इसमें से कट की जा सकती है। स्पीकर पुट्स ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू द वोट ऑफ द हाउस विच इज़ नोन एज गिलोटाइन। तो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, जो बहुत सारी आउटस्टैंडिंग डिमांड होती हैं, आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट की, वो आपका हाउस में प्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं गिलोटाइन। पैसेज फॉर ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल या मनी बिल। अप्रोप्रिएशन बिल हम मनी बिल को कहते हैं। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पेमेंट आती है उसको ऑथोराइज करती है। और फाइनेंस बिल जो होता है वो कैसे पास किया जाता है, फाइनेंशियल प्रपोजल्स के द्वारा पास किया जाता है। और इस तरीके से बजट का इनेक्टमेंट होता है। अब बजट इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कुछ इनिशिएटिव के थ्रू जो बजट के दौरान अनाउंस की गई होती हैं कि इस तरीके से बजट को यहाँ पर खर्च किया जाएगा या यहाँ से रिसीव किया जाएगा जो आपका एक्सपेंडिचर के लिए पैसा होता है। बजट मॉनिटरिंग क्या होती है? क्वेश्चन आवर में बजट की मॉनिटरिंग की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोशंस लगाए जाते हैं, जैसे कुछ मनी कट करनी हो, टोकन कट करने हैं, कहीं पॉलिसी कटिंग करनी है, और कमेटी इसके लिए निर्धारित की जाती हैं। तो ये होती है बजट मॉनिटरिंग। तो अभी इसके लिए इतना ही। आगे मैं टाइप्स ऑफ फंड्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में देती हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।